एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। तो आज हमारा डे सेकंड है और हम हिमांशी मैम के नोट रिवाइज करेंगे। और डे फर्स्ट हमारा कल हो चुका है और ये ना हमने एक सीरीज़ चलाई हुई है 15 डेज़ की कि हमको 15 डेज़ में सीडीपी के जो नोट्स हैं हिमांशी मैम के वो रिवाइज करने हैं। तो आज हमारा ये डे सेकंड रहने वाला है और सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार जाके फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम करा रहे थे कल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में थे कि जो विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे हमने प्रीनेटल, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ चुके थे हम कल वाली वीडियो में। नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग से है और स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। और जो आपको पता है सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी 30 मार्क्स की आती है, तो आई होप आप अपने 30 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर पाएँ। और मैम ने भी बोला है, हिमांशी मैम ने, कि अगर आप उनके नोट्स पढ़ते हो तो आपकी सीडीपी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। अब जो बात करेंगे हम लेटर चाइल्डहुड की और एडोलेंसेस की। जो लेटर चाइल्डहुड है उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं और जो उसकी एज है वो 6 से 12 वर्ष है। आपको ना बुक में ये हर में बुक में चेंज मिलेगी, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग एज बताते हैं। तो इसमें आपकी जो लेटर चाइल्डहुड की जो अवस्था है यानी जो एज है वो 6 से 12 है और एडोलेंसेस की 12 से 18 है। और जो WHO है उन्होंने माना है कि 10 से लेकर 19 वर्ष होती है आपकी किशोर अवस्था। तो यहाँ पे WHO ने 10 से 19 मान लिया और यहाँ पे 12 से 18 है। तो इनमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बनी रहती है, क्योंकि हर कोई अलग अलग एज बताता है। तो चलिए हम अर्ली चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड तो 6 से 12 वर्ष तक इसकी एज होती है। टोली अवस्था यानी इसको गैंग एज बोलते हैं। इस एज में क्या होता है, बच्चा गैंग बनाने लगता है, अपनी टोली बनाने लगता है। और स्पोर्ट एज भी बोल सकते हैं, गेम एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा बाहर जाने लगेगा। 6 से 12 वर्ष का बच्चा बाहर खूब खेलता है, तो वहाँ पे वो गेम करेगा, स्पोर्ट करेगा। एलिमेंट्री स्कूल एज यानी वो स्कूल भी जाने लगेगा। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज होती है, इसमें बच्चा अपने बहुत सारे दोस्त बनाता है और वो दोस्त होते हैं जो उसके लाइफ टाइम तक चलते हैं। लाइफ टाइम मतलब कि लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, लाइफ टाइम तो कोई दोस्त रहता ही नहीं है खैर, पर हाँ लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे फ्रेंडशिप रहती है। फिजिकल डेवलपमेंट स्लो यानी उत्तर बाल्यावस्था में जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है वो स्लो हो जाता है। और आपकी मिथ्या परिपक्वता होती है यानी स्यूडो मैच्योरिटी, मतलब बच्चे को लगता है कि वो बड़ा हो गया, पर वो बड़ा थोड़ी ना हुआ। अर्ली चाइल्डहुड यानी 6 से 12 वाला जो वर्ष का बच्चा होता है वो अभी मैच्योरिटी में नहीं आता। वो तो एडोलेंसेस यानी किशोर अवस्था में बच्चा मैच्योर होता है, बट उसे लगता है कि हाँ भाई मैं तो मैच्योर हो गया, यानी उसको मिथ्य परिपक्वता आ जाती है। मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है। जो हमने पढ़ी थी मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, तो वो जो डेवलपमेंट है उनका फास्ट होगा। और सुष्पता अवस्था होगी यानी मजाक को समझने लगेगा। लेटेंसी स्टेज होगी जिसमें बच्चे मजाक को समझने लगेगा, वो इसे समझ आ जाएगा हाँ भाई ये जोक है, इस पे हंसना है। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी प्याजेंट यानी एरिक्सन और प्याजेंट। इन दोनों को ना हम जब पढ़ेंगे, जब हम एरिक्सन और प्याजेंट की थ्योरी करेंगे, तो तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एरिक्सन ने चाइल्डहुड के बारे में क्या बोला है और प्याजेंट ने इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल क्यों बोला है। अब बात करते हैं हम किशोर अवस्था की, एडोलेंसेस की। तो एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, यानी परिवर्तन काल होता है, क्योंकि इसमें बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाता है, यानी एक अवस्था से बच्चा दूसरी अवस्था की तरफ जाता है। तो इसलिए इसे ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, स्वर्णकालीन यानी स्वर्णकाल बोलेंगे, क्योंकि ये एक गोल्डन पीरियड होता है। किशोर अवस्था में बच्चे को राइट रॉन्ग की समझ आती है कि हाँ भाई ये रास्ता हमारे लिए सही है। अगर एडोलेंसेस में क्या होता है, अगर बच्चे ने गलत रास्ता पकड़ लिया ना तो फिर उसका जो जीवन है वो बर्बाद है। इसलिए इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। बहुत ही एक अच्छा पीरियड है कि बच्चा को सही रास्ते पर जाना है या फिर गलत रास्ते पर जाना है। अब स्ट्रेस और स्ट्रॉम, तनाव और तूफान से भरी अवस्था, स्टैनली हॉल ने इसे बोला है। और स्टैनली हॉल ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम एडोलेंसेस है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो एडोलेंसेस है वो तूफान और तनाव से भरी हुई अवस्था है। अब बात करते हैं लीडरशिप स्किल। जो लीडरशिप स्किल भी आ जाती है यानी नेतावादी भी आ जाती है, बच्चा नेतागिरी भी करने लगता है। लेक इमोशनल स्टेबिलिटी, जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बच्चे में उसकी कमी आ जाती है। आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा अपने आप को ढूंढने लगता है कि मैं कौन हूँ, वो अपने अंदर अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगता है। ब्रिज पीरियड है। ब्रिज पीरियड क्यों बोला है, क्योंकि एक ब्रिज बना रहा है, यानी चाइल्डहुड से जब हम अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं तो एक पुल बना रहा है, यानी एक अवस्था से, एक स्टेज से बच्चा दूसरे स्टेज पर जा रहा है। स्प्रिंग सीजन है, बसंत ऋतु है, यानी काफ़ी अच्छा जो एडोलेंसेस किशोर अवस्था होती है ये बहुत ही अच्छी अवस्था होती है, एक बसंत ऋतु की तरह
होती है। अब यहाँ पे कुछ ये हैं कि मैंने थोड़े से अलग से पॉइंट लिखे हैं कि व्यक्तिगत काल्पनिक कहानी होती है, किशोर केंद्रीयवादी नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, और फीलिंग रिवोल्ट यानी विद्रोह की भावना आती है कि अगर किसी टीचर ने बच्चे से कुछ कह दिया तो अब वो विद्रोह करने लगेगा, हाँ यार उसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, वो ऐसे क्यों बोला, हाँ अब तो वो टीचर पिटेगा, यानी वो विद्रोह की भावना एडोलेंसेस काल में आ जाती है। स्ट्रेसट्रोम हो गया, व्यावसायिक चिंता होगी, बच्चा चिंता भी करने लगता है अपनी व्यवसाय की कि पैसा कहाँ से आए, क्या काम किया जाए, क्या नहीं किया जाए। यही बच्चा ऐसा लगता है हाँ भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपने आप को देखूंगा कि मैं कौन हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं। तो क्या करते हैं वो लिंक विंक शेयर करते हैं, वहाँ से बच्चे पैसे कमाने के लिए वो उनमें फीलिंग आ जाती है, तो वो फिर पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, चाहे वो रास्ता गलत हो चाहे वो सही हो। अब बात करते हैं नेचर और नर्चर की। तो नेचर में आपका हेरिडिटी आती है जो कि स्टैटिक्स होता है, यानी इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके माता पिता से आपको जो गुण मिले हैं या फिर वो शारीरिक हो या फिर मानसिक हो, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि किसी के पेरेंट्स की आइज़ ब्राउन है तो बच्चे की आइज़ ब्राउन ही रहेंगी, मतलब होता है कि अगर माँ बाप की आंखें ब्राउन होती हैं तो बच्चे की भी ब्राउन हो जाती है। तो अब उन ब्राउन आइज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हेरिडिटी हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। वो अलग बात है कि आप लेंस वेंस लगा के उन्हें थोड़ा सा कलरफुल बना सकते हो। इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, नहीं इन्वायरमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। अगर बच्चे को सही वातावरण नहीं मिल रहा है तो हम उस बच्चे को दूसरा वातावरण भी करा सकते हैं उपलब्ध, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा डायनेमिक होता है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और जो हेरिडिटी को छोड़कर जो भी चीज़ आती है ना वो इन्वायरमेंट में आती है, सिर्फ हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, और बाकी जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं वही हमारा इन्वायरमेंट है। ये जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो एडिटिव नहीं होते, वो मल्टीपल होते हैं। किसके, अगर हम बोलें कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मल्टीपल है, ये होता है आपका डेवलपमेंट। यहाँ पे पूरा गिरा दिया हुआ है। और हेरिडिटी फिक्स होती है और डायनेमिक आपका इन्वायरमेंट होता है, परिवर्तनशील होता है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और एक बात और, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर होते हैं। जो 22 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी मेल फीमेल में दोनों सेम होते हैं, ऑटो का मतलब सेम ही होता है। और जो 23 जो थर्ड वाला होता है, 23 वाला होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी जो बच्चे का सेक्स निर्धारित करता है कि बच्चा गर्ल है या फिर बॉय है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप से होती है कि मेल में एक्स वाई होते हैं, फीमेल में एक्स एक्स होती है। यहाँ से एक्स मिलेगा तो यहाँ से एक्स मिलेगा तो आपका जो बेबी गर्ल होगी, और यहाँ से वाई मिलेगा और यहाँ से एक्स मिलेगा तो बेबी बॉय होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है नोट्स बनाने के लिए तो आप ले सकते हो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यस, तो अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइन तो आपको माइंड में रखनी है कि जो विकास है वो कब होता है, तो वो वूम टू टूम चलता है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, सतत चलने वाली प्रक्रिया, यानी लगातार चलेगी, डिसकंटिन्यूस नहीं है, लगातार आपका विकास होता रहेगा। डेवलपमेंट इज सिक्वेंटली ऑर्डर, यानी क्रमिक, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज, इस टाइप से ऑर्डर में आपका विकास होगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन, जो विकास की दर होती है ना वो अलग अलग होती है व्यक्तियों में, वो व्यक्तियों को एक दूसरे से भिन्न दिखाती है, क्या, विकास की दर। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा। जो आपका डेवलपमेंट होगा पहले वो सामान्य होगा, फिर वो जो विशेष चीज़ होती है विशिष्ट की तरफ बाद में होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है वो प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी पूर्वानुमान होती है, यानी हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भी बच्चे का डेवलपमेंट किस स्तर पर होगा। जैसे कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, उस टाइप की बात है। देयर इज ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, यानी जितने भी फैक्टर हैं डेवलपमेंट के उन सभी में वो इंटर रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। और ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरलेटेड। पीसीएसई अभी हमने पढ़ा था, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, डेवलपमेंट की। जो टाइप है डेवलपमेंट के, पी से आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। आप इसको याद रखें क्योंकि कभी कभी तो ये ऐसे ही ऑर्डरली में ही पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी अवस्था है, फिर दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी स्टेज है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की। जो डायरेक्शन है, दिशा है, यानी विकास की दिशा किस तरीके से। तो टू टाइप्स, एक तो जिसको हम सिरोपदमुखी बोलते हैं, एक को समीपो दूरस्थ बोलते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको स्पेडोकोडल बोलते हैं और इसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। ये आपका हेड से पैर की तरफ, अगर सिर से पाँव की तरफ विकास होता है तो इसको सिर पदोमुखी बोलते हैं, यानी सिर से पैर की तरफ। अगर आप इस वर्ड को तोड़ोगे तो आपको इसमें ही इसका आंसर छुपा रहेगा, सिरो
पद यानी सिर से पैर की तरफ, और समीपर दूरस्थ का मतलब है कि सेंटर से बाहर की तरफ, यानी सेंटर से विकास होगा और बाहर की तरफ होगा। तो 2 टाइप्स की दिशा होती है डेवलपमेंट की, कि बच्चे में किस टाइप से डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे देखिए कि जन्म के समय बच्चे का सिर 1/4 या फिर 20% होता है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं कि व्यक्ति भिन्नताएं क्या होती हैं, क्या वो चीज़ें होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाती हैं। तो दुनिया के प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती हैं, दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है वो दुनिया की हर प्रजाति में पाई जाएगी। कोई भी प्रजाति समान नहीं होती, यानी हमारे जो संसार में जितनी भी प्रजातियाँ वो एक समान नहीं होंगी, कुछ ना कुछ तो उनमें भिन्नताएं पाई जाएंगी। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते। अगर हम 2 बंदरों को भी ले आएँ तो वो भी एक जैसे नहीं दिखेंगे। उनमें किसी न किसी स्तर पर भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं, यानी उनमें भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको मिल ही जाएगा। यहाँ तक कि अगर एक माँ बाप की औलाद हैं, 2 बच्चे हैं, वो दोनों बहन भाई हैं, फिर भाई भाई हैं, तो उनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं रिस्पेक्ट। यहाँ पे वो है कि हमें जितनी भी प्रजातियाँ उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए कि भाई तू काला है, तू छोटा है, तू मोटा है, ऐसे हमें किसी को पर हंसना नहीं चाहिए। सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने सभी को बनाया ना, कुछ तो कुछ सोच के बनाया ही होगा, और भगवान की जो रचना है उसका तो हमें बिल्कुल भी विरोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो शिक्षक के लिए वो है यूनिफॉर्म, कि बच्चों के लिए यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी है और टीचरों के लिए यूनिफॉर्म क्यों ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे को लगे कि भी हाँ, हम सभी एक समान है, हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा, और सभी बच्चों को समान रूप से देखना है। क्योंकि टीचर के लिए सभी बच्चे इक्वल होते हैं, वो किसी से ज़्यादा लगाव नहीं कर सकता, किसी से यानी वो क्या कहते हैं उसे, दुश्मनी नहीं बना सकता, क्योंकि टीचर के लिए तो बच्चे एक समान ही रहते हैं। वो अलग बात है कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर कोई अच्छा पढ़ता है, तो टीचर को लगता है हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है, तो थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है टीचर का। अब बात करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जो ग्रुप बनाए हम क्लासेस में बच्चों के, तो वो हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस नहीं बनाने चाहिए, यानी होमोजीनियस नहीं बनाए, हेट्रोजीनियस बनाए। होमोजीनियस मतलब होता है सेम एबिलिटी, यानी अगर सेम एबिलिटी वाले बच्चे हैं तो उनको एक साथ नहीं बिठाना चाहिए, अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को बिठाना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से भी सीख पाएँ। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्लास में यानी कक्षा, एक शिक्षक को कक्षा में किस तरीके से बच्चों का ग्रुप बनाना चाहिए, तो होमोजीनियस तरीके से या फिर हेट्रोजीनियस तरीके से। तो हेट्रोजीनियस तरीके से बनाएं। अब यहाँ से आती है आपकी मोटिवेशन। ये है आपका अभिप्रेरणा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो देखते हैं मोटिवेशन क्या होती है, अभिप्रेरणा क्या होती है। तो किसी काम को करने का जो आपके अंदर जुनून होता है कि हाँ भाई ये काम तो हमें करना है, कि अब तो हमें मोटिवेशन आ गया, हम तो अब मोटिवेशन हो गए और अब हमें तो ये काम करना है, तो वो मोटिवेशन होता है। और जो मोटिवेशन है वो मूवियर लैटिन भाषा का शब्द है, वहाँ से निकला है, जिसका अर्थ है टू मूव करना या फिर मोशन करना, या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत आपको पूरी करनी है, तो उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन आ गया। अब जो मोटिवेशन है वो कितने टाइप्स का होता है, अभिप्रेरणा आपकी 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी वो अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। जो अंदर से होगा वो आपकी खुशी के लिए होगा, यानी आप खुशी के लिए करोगे, कुछ काम को करोगे। एक्शन बेस्ड होता है और नेचुरल होता है, और अब थोड़ा सा पॉजिटिव होता है और लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। और जो एक्सटर्नल होता है वो बाहर से आता है, यानी आपको अवार्ड मिलेगा, कि जैसे कि अगर आप इस पद पे पहुंच गए तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा, तो आपके अंदर मोटिवेशन आ गया कि हाँ भाई ये काम मुझे करना है और मुझे फिर गिफ्ट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। तो वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो बाहर से रहता है, अननेचुरल रहता है और थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आती है। तो अगर हम बेस्ट कहें कि बेस्ट मोटिवेशन कौन सा है, तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत है, क्योंकि अंदर से आया है और ये बना रहता है। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, अगर आपको उस काम को करने के लिए अवार्ड मिल गया तो फिर आपका ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि हाँ भाई जिस चीज़ को पाने के लिए मेरे अंदर मोटिव आया था, या फिर मैं मोटिवेशनल अभिप्रेरणा आई थी, वो चीज़ तो मुझे मिल गई, तो वो मोटिवेशनल कम हो जाता है। अगर हम नीड की बात करें, ज़रूरत, तो ज़रूरत हमारी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी नीड और सेकेंडरी नीड। प्राइमरी नीड वो होती है जो हमारी बायोलॉजिकल होती है, जैसे कि हमें भूख है, हमें प्यास है, सोना है, ये सभी क्या है, ये सभी प्राइमरी नीड है। और इन सब से हटकर जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारी सेकेंडरी नीड है, कि हाँ हमें खाना तो मिल रहा है पर हमें और अच्छा खाना मिले, वो हमारी सेकेंडरी नीड होगी। हाँ हम प्यासे तो हैं, पानी तो मिल गया, पर हमें और अच्छा कुछ मिले, पीने के लिए जूस वगैरह मिले, तो वो हमारी सेकेंडरी नीड है।
अंत आत्मा से यानी इंटरनल आपका आत्मा से होगा, अंदर से मोटिवेशन आएगा। और जो लोभ की दृष्टि से होता है वो एक्सटर्नल होता है, जिसमें आपको कोई रिवॉर्ड मिले, सैलरी मिले, मार्क मिले यानी मार्क्स मिले। मार्क्स के लिए भी तो बच्चे करते हैं पढ़ाई, उनके अंदर मोटिवेशन जागता है कि हाँ भाई मुझे इससे अच्छे मार्क्स मिले तो मैं पढ़ूंगा। वो अंदर से नहीं है कि हाँ मुझे सीखना है या फिर मैं मुझे सीख मतलब मुझे नॉलेज होगी। वो कुछ नहीं होता बच्चों में, होता है कि हाँ भाई इससे मुझे ज़्यादा मार्क्स लाने तो मुझे पढ़ना है। अब बात करते हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक थे B.F. स्किनर। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अभिप्रेरणा के संबंध है कि जो मोटिवेशन, उन्होंने कहा है कि जो मोटिवेशनल है वो हाईवे की तरह, नेशनल हाईवे की तरह, कि भाई जितना अच्छा आपका मोटिवेशन होगा आपकी जो सक्सेस है वो उतनी अच्छी होगी, आप जल्दी उस चीज़ को पालोगे अगर आपके अंदर मोटिवेशन अच्छा है। ये नहीं है कि 2 दिन के लिए मोटिवेशन आया फिर आपका मोटिवेशन ख़त्म हो गया तो भाई वो चीज़ तो आपको मिलेगी नहीं। मोटिवेशन क्या है, जब तक कि वो चीज़ हमें मिल ना जाए तब तक आपको मोटिवेशन ही रहना है। जैसे कि अब है, हाँ एक दिन देख लिया सीटेट के लिए कि हम तो सीटेट करेंगे सीटेट करेंगे, एक दिन पढ़ लिया, ठीक है यार रहने दो अब नहीं पढ़ा जा रहा छोड़ो, तो ये तो कुछ नहीं है, इससे तो आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। तो ऐसे आप कभी भी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए नहीं कर पाओगे। तो सीटेट करने के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती, आपका वो टेस्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको आपके अंदर मोटिवेशन ही रखना है। अब बात करते हैं, बच्चों में इंटरनल अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। हमें बच्चों को एक्सटर्नल मोटिवेट नहीं करना चाहिए, उन्हें इंटरनल मोटिवेट करना चाहिए कि भाई तू पढ़, तुझे मतलब हमें ना उन्हें अंदर से जगानी चाहिए, उनकी भावना यानी बाहर से क्या है कि हाँ तेरे मार्क्स अच्छा आ जाए तू पढ़, ये बच्चों में हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा का चक्र, जो साइकिल ऑफ मोटिवेशन है वो चक्र कैसा होता है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि NDAGR यानी NDAGAR। एन से होती है आपकी नीड, आवश्यकता, यानी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, यानी आपको प्रमोद ड्राइव आएगा, फिर आप उसको उत्तेजना, आपके अंदर उस चीज़ को पाने की उत्तेजना जागेगी, और फिर आप एक दिशा यानी गोल डायरेक्ट करोगे उस चीज़ को पाने के लिए, यानी गोल निर्धारित करोगे, फिर उसके बाद आपको वो अचीवमेंट उपलब्धि मिल जाएगी। और जब आपको अचीवमेंट मिल गई तो जो आपकी उत्तेजना थी, जो यहाँ पे बढ़ी थी, वो कम हो जाएगी, फिर ऐसे आपको दूसरी चीज़ की नीड होगी, फिर आपकी ड्राइव होगी, फिर आपको अंदर उत्तेजना जगेगी, फिर आप दिशा निर्धारित करोगे, फिर आपको वो अचीवमेंट मिल जाएगी और फिर उत्तेजना कम हो जाएगी। तो ऐसे जो चक्र रहता है मोटिवेशन का, जो साइकिल रहती है वो ऐसे चलती रहती है। अब बात करते हैं मिड डे मील, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई, यानी 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई। इसका क्या था जो मोटिव था, इसका मोटिव था कि बच्चों को खाना प्रदान किया जाए। अब बात करते हैं मैस्लो के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत के। तो यहाँ पे इन्होंने भी कुछ नीड बताई हैं, जैसे कि फर्स्ट नीड है आपकी शारीरिक आवश्यकता, जो आपकी शरीर से जुड़ी अवस्थाएं, जैसे कि हवा, पानी, भोजन, रहना, खाना, सोना, है ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी शारीरिक अवस्थाएं हैं। तो फर्स्ट नीड हमारी यही है। देन सेकंड है हमारी सेफ्टी नीड्स, जो सुरक्षात्मक अवस्थाएं होती है, जैसे कि पर्सनल सिक्योरिटी हो गया, कोई रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी वगैरह। अब थर्ड होती है आपकी लव एंड बिलोंगिंग, यानी प्रेम व अपना तत्व की आवश्यकता, जो किसी फ्रेंडशिप है या फिर किसी फैमिली मेम्बर से हमारा कनेक्शन हो जाए। तो ये 3 चीज़ तो हैं, जो 3 नीड है वो होता है डिफिशियंसी नीड, यानी ये 3 चीज़ तो हमें चाहिए ही होती है। देन जो फोर्थ नीड है सम्मान की अवस्था और आत्म सिद्धि। तो ये 2 नीड ऐसी होती है कि हाँ, और अगर जीवन बेटर करना है तो भाई अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है। तो ये 2 जो नीड है वो डिफिशियंसी नीड में नहीं आती, ये तीनों नीड डिफिशियंसी नीड में आती हैं। तो ये मैस्लो है, उन्होंने अवस्थाएं अनुक्रम सिद्धांत बताई हैं, यानी हैरिकल नीड्स बताई हैं, ये हमारी 5। नेक्स्ट टॉपिक है IQ वाला, ये आपका लास्ट टॉपिक है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, और वैसे भी मैं 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो। ये है कि ये नहीं कि आप एक साथ बहुत सारा पढ़ लो, एक साथ बहुत सारा पढ़ लोगे ना तो वो ये दिमाग में तो थोड़ा ही रहता है हमारा, बेशक से आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लो, पर दिमाग में वो ये जो आपने ध्यान से पढ़ा है वो, और बच्चों का ध्यान ना ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट में रहता है, फिर तो बस रहने दो, अब तो देखनी है, वही हो जाता है। तो थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो। IQ के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, हमने IQ के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया है उनके IQ बेसिस के आधार पर। तो IQ आपका इंटेलिजेंसी क्विंट होता है, बुद्धि लब्धि होती है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो आपको पता है जर्मनी में उनका जन्म हुआ था, और जो उनका IQ स्कोर था वो 16 यानी 160 पॉइंट था, 160। यहाँ पे IQ टेबल दी हुई है, जैसे कि इडियट का कितना होता है बिलो 20 यानी 20 से कम होगा, और जो बॉर्डर लाइन पर होगा वो 70 से 79 होगा। जो एवरेज स्टूडेंट है उसका 19 नहीं 90 से 109, या फिर आप कह सकते हो कि 110 भी कह सकते हो, 100, 110 नहीं 100।
और जो आपका जीनियस है, गॉड गिफ्टेड बोलते हैं जिनको, उनका ओवर 140 140 होगा या फिर 30+ होगा। और जो एवरेज में, नहीं मोर देन 50% आपके एवरेज में पाएंगे जिनका IQ लेवल 90 से 109 होगा। जो इंटेलिजेंसी शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इंटेलिजर से हुई है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज़ को। इंटेलिजेंसी हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। जो आपकी इंटेलिजेंसी होती है, नहीं बुद्धि होती है, वो आपकी जो आपकी हेरिडिटी होती है उससे ज़्यादा प्रभावित होती है कि आपको कैसी बुद्धि मिली अपने माता पिता से। इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू रीजन, टू अडेप्ट एंड लर्न। जो इंटेलिजेंस, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी क्या है, तो इंटेलिजेंसी वो एबिलिटी है जिसमें हम टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न, कि किसी चीज़ को समझे और जाने और उसे ग्रहण करें, तो वो आपकी इंटेलिजेंसी होती है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ IQ की। IQ के कॉन्सेप्ट किसने दिए। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर हमें IQ निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो IQ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपकी मेंटल एज अपॉन में आपकी जो बायोलॉजिकल एज होती है, जितनी आपकी एज हो। और मेंटल एज क्या होती है कि भाई बच्चा किस स्तर पर उसकी जो बुद्धि, वो अगर वो 10 साल का बच्चा है तो उसकी बुद्धि कहीं 12 साल के बच्चे की तो काम नहीं कर रही, तो वो आपकी मेंटल एज है। और बायोलॉजिकल एज जो आपकी रियल एज होती है, और उसके साथ मल्टीप्लाई 100, यानी मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई 100। यदि किसी बच्चे को रियल एज 10 वर्ष है, अगर यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल भी दिया है, इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है कि यदि किसी बच्चे की जो रियल एज है वो 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है, तो उसकी आपको IQ लेवल बताना है। तो 12 वर्ष तो उसकी मेंटल एज होगी, 10 एज उसकी, जो 10 साल है वो उसकी बायोलॉजिकल एज होगी, मल्टीप्लाई 100, 1 से 1 0 से 0 कट गई और यहाँ पे 120, तो उसका जो IQ है वो 120, यानी वो कैसा है, वो एवरेज है। एवरेज नहीं, वेरी सुपीरियर है, क्योंकि 120 आई है ना। अब बात करते हैं आपकी 1905 में क्या किया, पहला बौद्धिक परीक्षण यानी फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट हमने 1905 में स्टार्ट किया। यानी पहले ये फॉर्मूला नहीं था, तो अगर हमें किसी की इंटेलिजेंसी नापनी यानी बुद्धि मापनी है तो हम क्या करते थे, हम इंटेलिजेंट टेस्ट लेते थे इंटेलिजेंसी। तो उसमें देखते थे कि बच्चों ने कितना स्कोर किया, फिर उस स्कोर के अकॉर्डिंग हम बच्चे की बुद्धि या फिर IQ लेवल उसका बताते थे। ये अल्फ्रेड बिटन और थॉर्न सीमन ने बोला है, यानी स्टार्ट किया था। फिर 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, जो कि अल्फ्रेड बिटन ने ही दिया। फिर 1908 में क्या गया, मेंटल एज यानी इसका कॉन्सेप्ट आ गया। और 1912 में IQ यानी विलियम स्ट्रिक के द्वारा जो IQ का कॉन्सेप्ट है, ये आपका विलियम कॉन्स्टेंट के द्वारा दिया गया। और जो 1916 में जो IQ का ये फॉर्मूला था वो आपका किसने दिया, लुई टर्मन ने दिया 1916 में। तो ये आ जाते कि ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने लेना स्टार्ट किया, तो वो आपका अल्फ्रेड बिटन और थियोडोर सीमोन ने दिया था। आप यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझ पे से कोई मिस्टेक हो गई हो पढ़ाने में तो उसके लिए सॉरी। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।